आदाब, ये है ज़रा हट के। मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी। ज़रा रोड़ो नहीं है। मेरी उम्र हो गई है 55 साल। जी जी। पिछले 3-4 साल से, हालांकि मैं 36 साल से जर्नलिज़म कर रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से मेरे जहन में सीरियसली एक बात ये आई है कि जर्नलिज़म में जो भी मेरी औकात थी उस हिसाब से मैंने काम कर लिया, 2-4 लोग जानते भी हैं। अब क्या किया जाए? क्या यही जर्नलिज़म करते रहें? उन्होंने एक बात पे ज़ोर देते हुए कहा, उन्होंने मज़ीद कहा, ये करते रहें, लिख के गुस्सा निकालते रहें जिसका कोई असर नहीं होता, या कुछ ऐसा काम करें कि जिससे किसी और को कोई फ़ायदा हो बराह रास्त अमलन। तो 2-3 साल से मैं ये सोच रहा हूँ कि 2-3 जगह हैं जहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं चला जाऊँ। अच्छा। दूर दराज जगह हैं। ओके। और बच्चों को पढ़ाओ। अच्छा। यानी ये लिखना विखना जर्नलिज्म बंद। अच्छा, ये मैं सीरियसली सोच रहा हूँ, हो सकता है अगले 2-3 साल में इंशाल्लाह मैं कर सकूँ। आज मैंने एक स्टोरी पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि एक बच्ची है, वो शायद उसने मेरे ख्यालात पढ़ लिए थे या क्या था, वो मुझसे बाजी ले गई। बिल्कुल। अब मैं वो से देखें, ज़िंदगी में कहीं ना हम सबका एक ख्वाब होता है कि हम कुछ करके दिखाएंगे, ये करेंगे, लेकिन बकौल शायद तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के, वो करके जो है हम फिर नौकरी के चक्कर में रख के वो भूल जाते हैं। वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में स्टोरी मैंने पढ़ी। बिल्कुल। एक लड़की है मारवी सुमरो जी, 26 साल की उम्र है उसकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फास से उसने कोई 2012 में 5 साल पहले उसने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई, फिर 6 फिगर सैलरी, यानी लाख हो सकती है, 3 लाख हो सकती है, 4 लाख, वी डोंट नो, लेकिन 6 फिगर सैलरी में उसने काम शुरू किया, तरक्की करती रही और बैरून मुल्क जाना। अच्छा, ख़ुद भी जो है अपर क्लास से, मतलब हायर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है, तो ज़िंदगी तो हसीन गुजर रही थी। उसकी जो वालिदा हैं वो उसमें नमल में चाइनीज़ पढ़ाती हैं और उसके वालिद भी जो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 3 बहनें हैं, ये जो है सबसे बड़ी हैं। हाँ, तो बैरून मुल्क भी मसला इस तबके के लोग ऑक्सफोर्ड में पाकिस्तान यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 2011 में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में। अच्छा, इन्होंने जो आज मैंने आर्टिकल पढ़ा उसके हिसाब से, जो कि आपने भी पढ़ा, ये किसी जगह कहीं मिसगार नॉर्दर्न एरियाज में, शुमाली इलाका जाते हैं, बिल्कुल कोने में जो है, यहाँ पर पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के बॉर्डर मैं अर्ज कर लूँ। जी जी। हुनजा के इलाके में एक कटा हुआ गाँव था, वहाँ गई ये मिसगार नाम का। वहाँ तकरीबन 150 कच्चे घर थे, लकड़ियों पे खाना वाना, बहुत ही प्रिमिटिव सूरत हाल थी। 1 हफ्ते की छुट्टी पे गई थी, तो 1 हफ्ते में इनका दिल नहीं भरा, हसीन जगह थी। तो फिर उन्होंने कहा चलो 1 हफ्ता और रह लेते हैं। तो 2 हफ्ते जब ये रह ली, उसके बाद इन्होंने क्या कहा वो मैं सुना सकता हूँ अभी। बताएं। बकौल आर्टिकल में जो इनके ख्याल लिखे कि मैं 4 साल कॉरपोरेट सेक्टर में काम करती रही, अच्छे पैसे मिलते रहे, तरक्की भी होती रही, मगर कोई अंदर से कहता रहा ये सब काफ़ी नहीं है, मेरा करियर और मेरी तनख्वाह शानदार है, मगर मैं क्या कर रही हूँ? एक अमीर कंपनी को मज़ीद अमीर बना रही हूँ, मैं ना होंगी तो कोई भी ये काम कर लेगा, लिहाजा मुझे शायद किसी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ मेरी मौजूदगी कुछ फ़र्क डाल सके। तो इस बच्ची ने, जिसका नाम मारवी सुमरो है, 26 साल की उम्र में एक शानदार कैरियर छोड़ के ये फैसला किया कि ये जो दूर दराज दुनिया से कटा हुआ मिसगार गांव है, यहाँ के बच्चों को पढ़ाएगी। इसने अपना करिकुलम सेट किया जिसमें आर्ट और तदरीस, 8 वॉलंटियर्स जमा किए और उसके बाद उस गांव में चली गई। फिर आपको मैंने रिक्वेस्ट की तो आपने कहा कि इस बच्ची से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और क्या हो सकता है, हम हर वक्त बात करते हैं डूम एंड ग्लूम की, ये ख़राब हो गया, वो मसला हो गया, ये हो गया, हम कहाँ जा रहे हैं। तो जब कोई इंस्पायरिंग ऐसी स्टोरी आए तो ज़रूर से हमें बात करनी चाहिए थी, और मैंने खासा तो ये अभी वहीं मिसगार में मौजूद हैं और स्काइप पे हमारे साथ ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मारवी,
ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत मुझे कांटेक्ट करने के लिए एंड फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। चलिए मिसगार, आप कहाँ से शुरू करें? काफ़ी हद तक तो वुसअत ने बता दिया। मैंने काफ़ी हद तक बिल्कुल नहीं बताया। हाँ। यहाँ से शुरू करते हैं कि मारवी, आप जो हैं, आप जैसे कोई 1 लाख बच्चे होंगे, उनमें से आपने जो है ये काम, आपके जहन में एक धुन आई, तो आपकी वालिदा या वालिद उन्होंने नहीं कहा कि ये तुम कर क्या रही हो, इतना अच्छा करियर जो है छोड़ के तुम इतने पहाड़ी दूर दराज गांव में ज़िंदगी कैसे गुजारोगी, बच्चे पढ़ा के क्या करोगी, वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? घर से कितनी सपोर्ट मिली आपको? घर से द फर्स्ट टाइम मैंने अपने घर पे ये बात शेयर की कि मैं जाना चाहती हूँ और मैं इस तरह एक गांव में काम करना चाहती हूँ। तो हम ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपका एक सेट करियर होना बहुत लाजमी समझा जाता है सोसाइटल स्टैंडर्ड्स में कहीं फिट होने के लिए जी। तो माय पेरेंट्स आल्सो बिलोंग टू द सेम सेक्टर, तो उनका आइडिया भी यही था कि नौकरी है, अच्छे पैसे कमा रही हो, तुम नाशुक्री कर रही हो, कई लोगों को ये नौकरी नहीं मिलती। और लेकिन उनसे मैंने काफ़ी ज़्यादा निगोशिएट किया, उनको समझाया कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे मुल्क के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम कब तक बातें करते रहेंगे। उन्होंने मुझे खुद भी ये सिखाया है कि काम करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन बातें करना। तो कुछ टाइम लगा, लेकिन बेशक हाफ हार्टेड ही सही, लेकिन वो मेरे साथ इस काम के लिए उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। अल्लाह का शुक्र है कि आगे भी इस काम को कंटिन्यू करने के लिए वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप एजुकेशनिस्ट तो ज़ाहिर है नहीं हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कॉरपोरेट सेक्टर में आपका तजर्बा है, तो ये फिर आपने कैसे जज किया कि इन बच्चों को किस तरह के निसाब की करिकुलम की ज़रूरत है, और फिर किसी की मदद ली या ख़ुद उनके लिए आपने करिकुलम बनाया और पूरा इनिशिएटिव लिया? ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर हमारा कुछ आइडिया ये है कि मैं काम करना चाहती हूँ स्टेट मशीनरी को स्ट्रेंथन करने के लिए। हर आम बच्चा जो है उसकी अफोर्डेबिलिटी रेंज के अंदर गवर्नमेंट स्कूल होता है, और गवर्नमेंट की मशीनरी इन गांवों के अंदर है, स्कूल का कैंपस भी है, फैकल्टी भी है, चाहे कोई बच्चे हो ना हो, सरकार की ये जो बिल्डिंग है ये खड़ी रहेगी। ठीक है, तो आइडिया ये है कि सरकार की मदद की जाए। हम कब तक बैठ के क्रिटिसाइज़ करेंगे कि उसने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, ये एजुकेशन पॉलिसी ख़राब है। हम लोगों के पास इतनी नॉलेज है, दुनिया का इतना एक्सपोजर है कि हम खुद से भी कुछ कर सकते हैं। सो आई वर्कड, ये करिकुलम के ऊपर काम हमने, गवर्नमेंट का जो निसाब है उसी के अंदर हम लोगों ने एक इनोवेटिव एलिमेंट लेके आए, जिसके अंदर हम बच्चों को कुछ नई तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करके वही सबक जो है पढ़ा रहे हैं जो उनको बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि वो ऐसा सबक पढ़ा रहे हैं अब हम कि उनके लिए स्कूल आना एक रोज़मर्रा का एक पनिशमेंट नहीं है। वो हमारे वहाँ काम करने के दौरान बच्चे स्कूल शौक से आते थे कि कुछ लोग हैं जो हमारे साथ रोज़ नए नए तरह के काम करते हैं, तो हम स्कूल जाना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। अच्छा मारवी, जब आप वहाँ गई तो क्या हाल था वहाँ पे, और कम्युनिटी ने भी कहा होगा ये कौन आ गई हैं, तो किस तरीके से आपने इनरोड्स बनाई, तारीफ का क्या हाल था? हाँ, तो वहाँ वो भी ज़रा कहानी हमें सुनाएं और हमारे नाज़रीन को भी, कि जब आप वहाँ गई किस तरह से उन लोगों को कन्विंस किया, किस तरह बच्चे जमा किए, क्या हुआ? ठीक है, ये जो वैली है, अब ये पाकिस्तान के बाकी इलाकों से बिल्कुल कट ऑफ ज़रूर है, लेकिन इन लोगों के अंदर एक ऐसी हॉस्पिटैलिटी अभी भी मौजूद है जो पाकिस्तान के बाकी बड़े जो शहर हैं या जो मेनलैंड सिटीज़ हैं उनके अंदर ख़त्म हो गई है। तो कम्युनिटी ने मैंने कम्युनिटी के एक जो हमारा स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, उनके प्रिंसिपल हैं सर मजनू, उनसे हमारी बात हुई, उनको मैंने शेयर किया कि इस तरह हम वॉलंटियर करना चाहते हैं। उन प्रिंसिपल ने हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमें इनकरेज किया कि आप आएँ, हम आपके साथ काम करना चाहेंगे, हम आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि आप काम करें। बच्चे जो हैं वो इस स्कूल के अंदर इनरोल्ड हैं, ठीक है, सिर्फ फ़र्क ये है कि आपके पास उस सरकारी स्कूल के अंदर सिर्फ गिन के 4 टीचर हैं, ठीक है, जो सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट्स हर बच्चे को पढ़ाते हैं। अब ये एक इंसान की नेचुरल कैपेबिलिटी के अगेंस्ट है कि वो इतना लोड उठाए और फिर वो अपना काम उसी पैशन से भी करे जो टीचिंग का काम आपसे रिक्वायर करता है, कि आपके लिए अंदर एक पैशन होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों को समझने के लिए।
ठीक है। सो कम्युनिटी ने, अल्लाह का शुक्र है कि कम्युनिटी ने मुझे बहुत ओपनली रिसीव किया और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। बच्चों, और मैं ख़ास तौर से मेंशन करना चाहूँगी कि वहाँ के बच्चे वो दूर हैं लेकिन वो बहुत ओपन है और वो बहुत एक्साइटेड है। उनको ज़्यादातर नए लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, 9/11 के बाद इन इलाकों में एक एक्टिविटी होती थी जो ट्रैकिंग की एक्टिविटी थी। तो 9/11 के बाद गोरों ने आना बंद कर दिया, तो वो ट्रैकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो गई। दैट वाज देयर ओनली एक्सपोजर टू नए लोग। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ थी कि कुछ एक लड़की है जो कुछ नए लोगों को हमारे गांव में लेके आ रही है और उनको रोज़ रोज़ नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का और पढ़ने का मौका मिल रहा है। अच्छा मारवी, आपके दोस्तों ने भी कहा होगा कि क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, तो उसके बाद ये अब जाहिर है जो आप वॉलंटियर्स लेकर के आती हैं, 8 वॉलंटियर्स अब भी आपके साथ वो आपके साथ भी आते हैं और ओकेजनली भी आते हैं सारा। तो ये रब्त कैसे शुरू किया आपने, अपने दोस्तों में भी कैसे कन्विंस किया उनको? उन्होंने भी यही कहा होगा जो जाहिर है कमोबेश आपकी फैमिली ने भी कहा कि इतनी अच्छी चीज़ छोड़ के तुम जा रही हो। तो आपके लिए वो इजी था वो लाइफ जो एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ थी, बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छी लिविंग थी, वो छोड़ करके एक अपने ख्वाब को परसू करना? दोस्तों के साथ भी वही रिएक्शन था। काफ़ी सारे दोस्त वे वेरी एक्साइटेड कि अच्छा ठीक है तुम वो परसू करना चाह रही हो जो तुम्हारा पैशन है। लेकिन काफ़ी सारों ने मुझे ये भी कहा कि तुम नौकरी छोड़ रही हो, तुम सोच लो, तुम नौकरी छोड़ो नहीं, तुम वाई नॉट 1 साल की ब्रेक ले लो और इस काम पे चली जाओ, फिर देखो शायद 1 साल के अंदर तुम्हारा ये शौक उतर जाए और तुम वापस स्ट्रीमलाइन मेनलाइन ज़िंदगी के अंदर आना चाहो। तो लेकिन यह है कि देखें, जब कोई काम आपने करना हो, मेरा ये आई ट्रूली बिलीव दिस कि अगर आपने कोई काम करना है और किसी की मदद के लिए करना है या अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करना है, तो आपके मुल्क की रियलिटी ये है कि आपको अपने छोटे से कंफर्ट जोन के बबल से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, आप सारी फैसिलिटीज़ के होते हुए ये काम नहीं कर सकते। मारवी ये बताइए, जाहिर है कि आप जिस घराने से हैं वहाँ तो जाहिर है कि आपको बेड टी भी मिलती होगी, सारा खाना लंच डिनर मेज़ पे चुन दिया जाता होगा और आप सिर्फ खा लेती होंगी। यहाँ आपको खुद अंडा पराठा बनाना पड़ता है, पानी खुद गर्म करना पड़ता है, ठंडे पानी से बर्तन भी धोने पड़ते हैं। और मैंने ये पढ़ा भी कि आप खासी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो ये जो मिसगार का गांव है, दुनिया से कटा पिटा, आप यहाँ क्या इरादा है, कितना अरसा रहेंगी, मुस्तकिल रहेंगी, कुछ अरसे रहेंगी, स्ट्रक्चर बना के चली आएंगी, क्या करेगी आप? बिल्कुल ठीक है। तो द आइडिया है कि ये जो प्रोग्राम मैं चला रही हूँ, ये जो हम काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये एक सस्टेनेबल मॉडल पे काम करे। इसलिए जो भी हम प्रोग्राम के दौरान, सो हमने 4 महीने मिसगर में काम किया और इन 4 महीनों के अंदर हम लोगों ने जो लोकल फैकल्टी थी उनको भी अपने काम के लिए अपने साथ इंक्लूड किया, ताकि जो हम चीज़ें लेके आ रहे हैं वो लोकल फैकल्टी भी देखे, सीखे। अगर वो उससे इंस्पायर होती है तो वो भी हमारे जाने के बाद इन एक्टिविटीज़ को आगे परसू करे। तो जाने आगे का प्लान, जी आगे का प्लान की बात हो रही है। जी, आगे का प्लान कुछ इस तरह से है कि मैं चाहूँगी कि मैं इन रिमोट वैलीज़ में मल्टीपल इलाकों को टारगेट करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल इलाकों के स्कूल्स के साथ काम करूँ। और बाकी मिसगर के जो बच्चे हैं इनसे मेरा ताल्लुक़ जो है, ये मेरा पहला प्रोग्राम था, इनसे ये मेरी फैमिली की तरह हैं। अब भी मेरे से वो बच्चे जो हैं उनकी बात होती है, वहाँ पे हमारी लाइब्रेरी है और हम उनको किताबें भिजवाते रहते हैं। और आगे हमारा इरादा है कि इन्हीं बच्चों को हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जैसे जो बड़े शहर हैं वहाँ पे किसी स्कूल के साथ कोलैबोरेट करके उनको हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ दें, क्योंकि 9th 10th के बाद इन्होंने इवेंचुअली किसी शहर में ही जाना है पढ़ने के लिए, और वो शहर आमतौर पे हुंजा या गिलगित होता है, जिसके बाद ये यूनिवर्सिटी के लिए बड़े शहरों में आते हैं। तो जब ये यूनिवर्सिटी के लिए बड़े शहरों में आते हैं तो इनको रियलाइज़ होता है कि ये तो शायद मिसफिट हैं शहरी निज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी ज़िंदगी आपने शायद ये सोच लिया है कि इसी तरह का जो काम है तालीम का, फ़रोग़ का, उसी के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करना है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है मेरे लिए। अब इस जो मेरा मिशन है इससे टर्न बैक करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जितने बच्चों से मिल रही हूँ वो इस चीज़ को और इन्फोर्स कर रहे हैं कि मुझे उनके लिए काम करना है। अच्छा मारवी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारा दिल नहीं चाह रहा ये भी ज़रूरी है। वापस आएंगे, आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। आप जानते हैं कि आज की जो हमारे प्रोग्राम की हीरोइन है वो मारवी सुमरो हैं, जवां साल, जिन्होंने लाखों रुपए की तनख्वाह वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब जो है वो छोड़ के दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक गांव के बच्चों को तालीम देने का मिशन का आगाज़ किया है और उनका ख्याल है कि वो बाकी ज़िंदगी भी इसी में खपाएंगी। मारवी, आपने 3 इडियट्स देखी है? जी बिल्कुल देखी है। अच्छा, उसमें जो बुनियादी थीम है उस फिल्म का वो ये है कि डिग्री एक कागज़ का टुकड़ा है, असल चीज़ ये है कि आप इल्म हासिल करो और उससे दूसरों का फ़ायदा करो। तो आपको 3 इडियट्स से कुछ इंस्पिरेशन मिली आप जब आप ये प्रोग्राम शुरू कर रही थी, या बचपन में देखी होगी आपने? बस ये प्रोग्राम शुरू करते हुए मुझे जो इंस्पिरेशन और जो मोटिवेशन एक्चुअली मिली है वो बेसिकली किसी फिल्म से ज़्यादा मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से मिली है। मैंने अपने बचपन में देखा है कि मेरे घर पे लोगों को पढ़ाने के लिए हमेशा जो है ना एक चैरिटी वाज ऑलवेज ओपन। मेरी अम्मी जो है हमारे घर पे जो भी काम करने के लिए आती थी खातून, उनके जो बच्चे होते थे उनको स्कूल में दाखिल करा के उनकी पढ़ाई, उनके किताबें, उनके यूनिफॉर्म के सारे खर्चे जो है वो जहाँ तक कर सकती थी वो देखती थी। तो दिल में बस एक ये चीज़ थी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और घर पे भी हमेशा इन्फोर्स किया गया कि एजुकेशन इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस चीज़ ने बस मेरे ख्याल से एक अनकॉन्शियस डिज़ायर पैदा कर दी कि इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना है। तो जब मौका आया कि मैं ये डिसीजन ले सकूं तो वो कंट्रीब्यूट करने का तरीका मेरे दिमाग में एजुकेशन के अलावा कोई नहीं था। अच्छा मारवी, 2 छोटी बहनें भी हैं आपकी, और ज़ाहिर है बहन भाइयों में क्लोजनेस भी बहुत ज़्यादा होती है और बहनों में और सब में ही होती है। तो उनका क्या रिएक्शन है? वो कैसे, आप उनको मिस करती हैं, वो आपको मिस करती हैं, या ये है कि वो आ जाती हैं या आप चली जाती हैं, क्या होता है? मैं उनको बहुत मिस करती हूँ और वो दोनों जो हैं वो अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। एक जो है वो जॉब कर रही है, दूसरी पढ़ रही है, तो उनका आना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यह है कि बस हम इस चीज़ से हम इस टर्म्स पे आ गए हैं कि मैंने कुछ ऐसा पाथ चुन लिया है जिसमें मेरा कांटेक्ट शायद कम हो लेकिन एहसासात और सेंटिमेंट्स वही हैं, बेशक हम दूर हों और कम बात करें। अच्छा मारवी, अब आ जाते हैं ज़रा थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड पे। आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि सब कुछ हुकूमत को नहीं करना, हम लोगों ने भी कुछ करना है। तो वो हर तरफ आपको टॉक शोज़ में भी यही मिल रहा होता है, वो फ़ला पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, फ़ला क्या कर रही है, ये होगा, मुल्क आगे जाएगा, कैसे जाएगा। तो आपको भी कहीं ना कहीं कोई जो है दिमाग में कीड़ा कुलबुलाता होगा कि क्या करते हैं ये, आपस में क्यों लड़ते हैं, मुल्क के लिए क्यों नहीं कुछ सोचते, कुछ ऐसा आपको लगता है? जस्ट टेकिंग इट टुवर्ड्स द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट। बिल्कुल, और मैं इस चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। मैं जितना काम कर रही हूँ उतना मुझे पता चल रहा है कि ये जो लड़ाई झगड़े जिन चीज़ों के ऊपर हम टीवी में टॉक शोज़ में देख रहे होते हैं वो बहुत बहुत पेटी बातें हैं एज अपोज टू वो चीज़ें जो इस मुल्क को के अगले 10 साल सिक्योर करने के लिए आपको चाहिए। उन चीज़ों पे तो हम बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूंगी। अभी जिस गांव के अंदर मैं काम करने के लिए जा रही हूँ, ये गांव है चिपोरसन नाम का, जिसका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के अफगानिस्तान इलाके से, वखान कॉरिडोर से। ठीक है, इस गांव में मैंने इनके प्रिंसिपल से बात की कि हम आना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, वॉलंटियर्स लेके, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम कुछ आप चाहेंगे हम लेके आएँ। तो उन्होंने कहा कि जी निसाब की किताबें जो हैं वो अब तक साल शुरू हो चुका है लेकिन निसाब की किताबें अब तक नहीं आई हैं। ठीक है, तो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने कहा है कि इस दफ़ा वो मुफ्त किताबें देंगी, तो शायद इसलिए किताबें नहीं आई। मैंने कहा ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ किताबें हैं तो वो हम ख़रीद के ले आते हैं। ठीक है, इस्लामाबाद से। मैं उर्दू बाज़ार का एक चक्कर लगाया, पता चला जी किताबें तो अब तक छपी ही नहीं है। ठीक है, और पिछले साल सरकार ने इन सारे सरकारी स्कूलों को जो है एक सिस्टम पे डाला है जिसको इन्होंने सेमेस्टर सिस्टम जो यूनिवर्सिटीज़ में होता है उसका नाम दिया है, जिसका मतलब है कि साल में 2 से 3 दफ़ा 3-4 महीने के इंटरवल्स पे एग्ज़ाम होंगे। अब बच्चों के एग्ज़ाम स्केड्यूल्ड हैं जून के महीने में, अप्रैल शुरू होने वाला है और निसाब की किताबें पहुंची नहीं है। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? अब हम या तो ये कर सकते हैं कि हम अपनी आइडियोलॉजी बदलें। ठीक है, इस दफ़ा मेरा इरादा ये है कि आपकी सरकारी किताबों में कितनी को तब्दीली होती है हर साल, जो हम बच्चों को इतना लैग करें कि किताबें ही नहीं पहुंची तो पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, तो इस दफ़ा मैं सारा कंटेंट मटेरियल
प्रिपेयर करके लेके जा रही हूँ, ताकि अगर किताब नहीं भी है तो भी हम बच्चों को पढ़ा सकें वही सारी चीज़ें जो उनके करिकुलम में होनी है, और हमें पता है कि वही होनी है। ठीक है, पाकिस्तान में करिकुलम रिफॉर्म्स तो मेरे ख्याल से कई सालों में कभी आती हैं। अच्छा मारवी, आपका जो प्रोग्राम है IEI इनोवेट एजुकेट इंस्पायर पाकिस्तान, इसमें जो मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि जो आप तालीम बच्चों को देना चाह रही हैं उसको दो हिस्से हैं, एक तो आर्ट और दूसरा जो करिकुलम है या निसाब है, जो रिवायती निसाब है। तो आर्ट को आपने क्यों ज़रूरी समझा करिकुलम के साथ मिलाना बच्चों के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम आया था कि हम लोगों को आर्ट और कल्चर से बिल्कुल दूर कर दिया गया, मज़हब के नाम पे या पॉलिटिक्स के लिए, किसी भी रीज़न की वजह से। लेकिन हम लोगों को इस पूरा जो जॉनरा है, एक जो मेरे ख्याल से एक सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए और आपके एहसासात को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है, वो हम लोगों ने अपने लोगों से छीन लिया। ठीक है, अब ज़रूरी है, आज के दौर में आर्ट पाकिस्तान में क्या रह गया है? आर्ट है अमीरों के लिए, ठीक है, जो बड़ी बड़ी गैलरीज में जाते हैं, महंगा आर्ट ख़रीदते हैं और अपने फैंसी ड्राइंग रूम्स में बैठ के उस आर्ट के ऊपर बात करते हैं कि ये पीस हमने इतने का ख़रीदा है, ये इस आर्टिस्ट का आर्ट है। लेकिन क्या आर्ट सिर्फ यही है? आर्ट एक टूल है सेल्फ एक्सप्रेशन का। आर्ट एक टूल है जो इंसान की क्रिएटिविटी, उसकी इमेजिनेशन, उसकी ऑब्जर्वेशन को इन्हांस करता है। तो हम अपने आम पब्लिक को इस टूल से क्यों दूर रखें? इसलिए मैं अपने बच्चों को, जिनको हम पढ़ा रहे हैं और जिस भी इलाके में मैं काम करूंगी, मैं चाहूँगी कि हम बच्चों के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है, और ख़ास तौर पे जिन वैलीज़ में मैं अभी काम कर रही हूँ, ये बच्चे इतने कट ऑफ हैं। और मैं आपसे एक और बात शेयर करूँगी कि ये जो अपर हुंजा का रीजन है ना, इसके अंदर बहुत हाई टीनेज सुसाइड रेट है। ठीक है, अब एक बच्चा, ये कितने अफसोस की बात है कि एक बच्चा इतना हेल्पलेस महसूस करे कि उसको लगे कि सुसाइड करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आर्ट के थ्रू आप बच्चे की ग्रूमिंग इस तरह कर सकते हैं कि आप उसको एक नया रास्ता दें कि अगर तुम लफ्ज़ों में या पढ़ाई में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो और भी तरीके हैं। तुम पेंट करो, तुम कुछ ड्रॉ करो, तुम अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से इंस्पिरेशन लो। मारवी, हम इंतहाई दिल से दुआ गो हैं कि आप जो हैं इसी तरह आगे बढ़ें और आप दूसरे लोगों को, हज़ारों वॉलंटियर्स को इंस्पायर करके अपनी इस मूवमेंट में शामिल कर सकें। मिसगर के दूर दराज दुनिया से कटे हुए इलाके से आप मवासलाती राब्ते के ज़रिए हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपको बहुत सलाम पेश करता हूँ बेटा, जो आप काम कर रही हैं। शायद हम लोग बातें ही करते रहते हैं, लेकिन यू आर मेकिंग ऑल ऑफ अस प्राउड, यू आर मेकिंग द कंट्री प्राउड। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, एक वक्फा लेने नहीं कर रहा कि इस बच्ची से मज़ीद बात न की जाए, लेकिन हम इनके फॉलो अप्स भी करेंगे। इस वक्त एक नज़र न्यूज़ ब्रेक पर डालते हैं। वेलकम बैक। आपको याद होगा, ज़ाहिर है कि आपको याद होगा कि पिछले साल जुलाई में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक छापा मार हुर्रियत पसंद बुरहान वानी, उनकी शहादत के बाद कश्मीर में एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त खून रेज़ा झड़पें शुरू हो गई थीं। 100 से ज़ायद कश्मीरी हलाक हुए थे और 700 के लगभग वो जो पैलेट गन होती है जिससे कि हज़ारों की तादाद में छर्रे बिखर जाते हैं, पार्शली या मुकम्मल तौर पे नाबीना या ज़ख्मी हुए थे। और फिर हुआ ये कि नवंबर में ये तहरीक ज़ाहिर है कि ठंडी पड़ती चली गई। लेकिन नवंबर के बाद भारत से सिविल सोसाइटी के कुछ वफूद कश्मीर जाने लगे और एक बार फिर वो एक्सप्लोर करने के लिए कि कश्मीरी बिलाखिर अल्टीमेटली इस वक्त क्या चाह रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। तो उस दौरान ही कुछ जो रिपोर्टें आईं उसमें ये था कि कश्मीरियों में एक रुझान अब ये नया पैदा हो रहा है कि अब वो उनका खौफ निकल गया है
खुसूसन ये जो पेरेंट कर्ज वाला मामला था ना, उसके बाद मौत से खौफ निकल गया है। वादी में 68% जो आबादी है इस वक्त, उसकी उम्र है 30 साल तक, जवानी समझिए, और वो अब बातचीत भी नहीं करना चाहते। हाँ, वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, और ये बहुत सारे जो सरकर्दा भारतीय कमेंटेटर हैं, उन्होंने कहा कि कश्मीर हाथ से फिसल रहा है, और ये एक लावा है, खुल्लम खुल्ला बात हो रही थी। और मुझे याद है कि जनवरी में, अभी मैं एक रिपोर्ट का जिक्र करने वाला हूँ, कंसर्न सिटीजन नामी एक सिविल सोसाइटी का ग्रुप है भारत में, साबिक वज़ीर ख़ारजा वाजपेयी दौर के और बीजेपी के रहनुमा यशवंत सिन्हा, वो एक बड़ा नाम है, उसने जनवरी में दौरा किया था। और जनवरी में वहाँ बिल्कुल कश्मीर में जो लोकल मुबस्सिरीन थे वो कह रहे थे कि देखिए 2008 में तशद्दुद हुआ, 2010 में उससे ज़्यादा हुआ, 2016 में अच्छा खासा हो गया, लेकिन अब अप्रैल 2017 के बाद जो होने वाला है वो आप पिछली चीज़ें भूल जाएंगे। ये बातें जनवरी से शुरू हैं। और अब हुआ ये है कि 2-3 दिन पहले जो एक कस्बा था चडूरा जनूबी कश्मीर का, वहाँ एक घर का घेराव कर लिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि वहाँ कोई छापामार जो है एक मौजूद है। तो पहली बार ये हुआ कि लोकल लोगों ने उस घर का घेराव कर लिया, मुहासरा कर लिया, ताकि उसको बचाने की कोशिश की। अच्छा, ये एक नया मोड़ है, इससे पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी। वानी का था उनका, जब वो हलाक कर दिए गए तो उसके बाद का रिएक्शन है, लेकिन यहाँ उसे बचाने की कोशिश की गई, वो मारा गया, और उसके बाद जो फायरिंग हुई उसमें 3 नौजवान और मारे गए, 4 हो गए हैं। तो अब कश्मीर जो है दोबारा हड़ताल का जो साइकिल है उसकी लपेट पे आ गया। आज मुकम्मल हड़ताल थी वहाँ पर। अच्छा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं कि कश्मीरी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं 70 साल। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ख़ुद भारत के अंदर अब सोच का धारा क्या है और क्या तब्दीली महसूस हो रही है। तो ये जो साबिक वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा हैं, इनकी क़यादत में जनवरी में जो कंसर्न सिटीजन नामी ग्रुप गया, उसने कश्मीर रिपोर्ट पेश की। उसके जो सेलियंट फीचर्स हैं वो ये हैं, ये भारत सरकार के लिए कश्मीर एक इंतज़ामी नहीं सियासी मसला है, और उसका सियासी हल ही पायदार हो सकता है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की ऐनक से देखना ठीक नहीं है। अच्छा, ये बात बाकी लोग बरसों से कह रहे हैं, लेकिन अब खुद जो भारतीय इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर से ये बात आ रही है, जो कि मेरे ख्याल में एक सेहतमंद बात है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, अच्छा, इसमें जो भी रिपोर्ट है वो हमें पहले से अंदाज़ा है, लेकिन अब ये खुद रिलीज़ कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी शदीद एहसास तन्हाई का शिकार है। जो फौरी मिसाल दी गई वो ये दी गई कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं, सरकर्दा रहनुमा थे, उनका जब इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में ना वज़ीर आज़म मोदी गए, ना राष्ट्रपति गए। उसी दौरान खबर आई कि चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जयललिता, उनका इंतकाल हो गया है। तो दोनों वज़ीर आज़म भी और राष्ट्रपति भी मद्रास गए, चेन्नई, लेकिन मुफ्ती सईद जो कि भारत नवाज कश्मीरी थे, उनके जनाजे में वो नहीं गए। तो इस कदर जो है वो एलिनेशन और इस कदर जो खलीज और जो एक लाशऊरी जो फासला है वो इतना है। अदम एतमाद की खलीज रिपोर्ट के मुताबिक इतनी बढ़ चुकी है कि सिविल सोसाइटी के लोग जो किसी न्यूट्रल होते हैं आमतौर से, वो जब श्रीनगर आते हैं तो वहाँ भी जो कश्मीरी उनसे मिलते हैं वो उनकी बातें सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी आंखें बता रही होती हैं कि भाई एतबार नहीं है। और वो ये समझते हैं कि दुनिया की आंखों में ये धूल झोंकने जैसी एक कोशिश है, मतलब बदनज़री का ये आलम है। अच्छा, फिर जो सरकारी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, मसलन मीडिया के हिसाब में, या जो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं या वज़रा बात करते हैं, मसलन अनरेस्ट, कश्मीरी इससे बहुत चलते हैं कि यार ये अनरेस्ट का क्या मतलब है। 47 से लेके आज तक किस दिन सुकून रहा है। तो
अनरेस्ट का मतलब तो ये है कि पहले बड़े शानदार हालात थे और अब अचानक से अनरेस्ट हो गई। तो उन्होंने कहा यार ये प्लीज़ ये अनरेस्ट नहीं है, इसको अंडररेट ना करो। इसके अलावा कश्मीरियों को इससे बड़ी चिढ़ आती है कि जी पीस और नॉर्मलसी। कहने लगे भाई साहब ये कौन से अल्फाज हैं, इनका मतलब हम तो नहीं जानते। पीस क्या होता है, नॉर्मलसी क्या होती है, तो प्लीज़ ये इस्तेलाह भी इस्तेमाल ना करें। फिर उन्होंने कहा साहब ये जो एक इस्तेलाह होती है इंडिया में इस्तेमाल होती है कश्मीरियों का गुस्सा और एलियनेशन। वो कहते हैं गुस्सा किस बात का है, गुस्सा तो भी एक ताल्लुक जाहिर करता है। हम जो हैं सीधा सीधा हमारा मामला है कि हमें ये इंतखाब करना है कि आपके साथ रहना है या नहीं रहना। इसको गुस्सा ना कहें, इसको बेगानगी ना कहें, इसको सीधा सीधा जो है मसला समझने की कोशिश करें और इसको हमारा मतलब डिमांड समझें। अच्छा, फिर कश्मीरियों को बकौल रिपोर्ट जिन्होंने रिपोर्ट बनाई कि कश्मीरियों को सबसे ज़्यादा उस वक्त अपने ज़ख्मों पे नमक महसूस होता है जब इंडियन मीडिया या इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि ये मुजाहरे स्पॉन्सर्ड हैं या मुजाहरीन को पैसे दिए जाते हैं, वो घरों से बाहर निकल के पथराव। अब तो खैर इंडियन मीडिया में भी ना कोई इंडिपेंडेंट वॉइस उस तरह रही नहीं। अब सब कहते हैं ये मुजाहरे जो है लाहौर से कंट्रोल हो रहे हैं, वो ठीक है, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। नटशेल में रिपोर्ट में आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट बात ये कि मुजाहरीन को पैसे दिए जाते हैं। एक श्रीनगर में एक मुबस्सिर इनसे मिला, यशवंत सिन्हा और इनकी टीम से। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब बात यह है कि चलें, मान लिया कि मुजाहिरीन को हम पैसे देते हैं और हो सकता है आप तो मुंह से नहीं कर रहे, हो सकता है ISI सपोर्ट कर रही हो। कहने लगे दुनिया में एक बात सिर्फ मुझे बता दें कि दुनिया में ऐसे कौन से मुजाहिरीन हैं जो पैसे लेके बाहर जाएंगे ताकि छर्रों से अंधे हो जाएं या गोली खाएं। मुझे एक का नाम बता दें तो हम मान लेते हैं कि हमारे जो है मुजाहिरीन वो पैसे लेते हैं। अच्छा जी, फिर एक मुबस्सिर ने इन्हें कहा कि हम भारत के साथ क्यों रहें, रैशनल उसने एक क्वेश्चन उठाया। उसने कहा देखें बात यह है कि जो भारतीय मुसलमान है, मसलन दादरी में अखलाक अहमद सिर्फ इस शुबे में मारा जाता है कि उसके फ्रिज में गाय का गोश्त है, हालांकि गाय का गोश्त नहीं था, और रियासत उसे और उसके ख़ानदान को तन्हा छोड़ देती है और वो अब तक खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम तो कश्मीरी जो ऑलरेडी ख़ुद को भारत का हिस्सा नहीं समझते, फ़र्ज़ करें अगर हम आपकी तरफ जाना भी चाहें तो आपके नज़दीक तो अखलाक अहमद की ज़िंदगी की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या बेचते हैं। बिल्कुल सही, ये रिपोर्ट के मैं वो कर रहा हूँ। फिर और क्या हमारा गुस्सा कम है कि RSS के जो प्रेसिडेंट हैं मोहन भागवत एन जम्मू में आके कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है। चलें आप नागपुर में कहते हैं, दिल्ली में कहते हैं, बात समझ में आती है। जम्मू में आके जब आप हमारी तरफ मुंह करके कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, तो इसका क्या मतलब है। फिर यहाँ सिनेमा नहीं है, स्टेडियम्स नहीं है, स्पोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है आमतौर पे लोगों ने अपने तौर पे किया हुआ है। लड़कियों की रग्बी टीम भी बन गई है, लेकिन लोगों ने अपने तौर पे किया है। जो सरकारी स्ट्रक्चर है वो नहीं है। लाइब्रेरीज, जो स्कूलों और कॉलेजों की इमारतें वो 70s की बनी हैं, उसके बाद से जो है उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा जो शदीद जहनी दबाव का शिकार है भारत में वो कश्मीर की आबादी है। सबसे ज़्यादा जो जहनी तवाज़ुन हिलने की शिकायत है वो कश्मीर में है, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। ये किसी भी रिपोर्ट से ज़्यादा बड़ा एविडेंस है कि वहाँ के लोगों की नफ्सियाती हालत क्या है, और कोई काउंसलिंग का निज़ाम नहीं है। नफ्सियाती डॉक्टर्स, क्लिनिक्स वगैरह होने चाहिए ना कुछ, चलो ज़ख्मों पे खुद इख्तियारी ना, तो ये तो करो ना, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो सिफारिशात इसने ये रिपोर्ट में ये पेश की गई हैं कि इंसानी हुकूक के हालात फ़ौरन बेहतर बनाए जाएँ विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, और जो कश्मीरी क़यादत है इंक्लूडिंग हुर्रियत और पाकिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात किए जाएँ, और CPEC की मुखालफत की बजाय उसमें इसलिए शामिल हुआ जाए ताकि कश्मीरियों को एक रोज़गार का आउटलेट मिल सके। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और लेकिन उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अब ये शुरू हो गया, वहाँ पर चारों ने कश्मीरी शहीद कर दिए। आज जो हड़ताल, तो, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर जैसे आपने भी बात की थी और हमने भी की थी नवंबर में कि पाकिस्तान को
बिल्कुल कोई ऐसा इशारा भी नहीं देना चाहिए कि भाई हम बंदे भेज रहे हैं ताकि वो कश्मीरियों पर पिल पड़े, वो फिर कश्मीरियों पे जुल्म हो जाता है, वो जुल्म हो जाए। वो नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टेट बैक, अल्लाह करे ऐसे ही रहें। कश्मीरियों को उनकी आज़ादी का मामला जो है सुल्टाने दें, आपकी मदद के बगैर भी वो लड़ सकते हैं। एक ब्रेक ले लें। वो लड़ रहे हैं। वेलकम बैक। और हमारी हमेशा आदत है कि एक्सट्रीम रिएक्शन जो है वो सबसे पहले हम करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को अगर रिएक्शन के तौर पर दबाना हो या तो इतना खुला छोड़ दो या दफन कर दो, उसके ऊपर ऐसी ईंट रख दो जो खुद से भी ना उठाई जा सके। और यही हुआ पिछले हफ्ते। आपको याद होगा कि जमात इस्लामी के जो जमीयत तलबा है स्टूडेंट विंग, और उनके और पख्तून स्टूडेंट विंग और बलोच जो वहाँ थे उनके दरमियान तसादुम हुआ, और पख्तून कल्चरल डे, और फिर साथ ये भी आ गया लियाकत बलोच साहब की तरफ से कि नाच गाना ये क्या है, और वो सारा उसके ऊपर खासी तो मैं कुछ हिफाजती इक़दाम दिए गए। मगर अचानक आज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस हफ्ते ये किया है कि जनाब एक ज़ाब्ता अखलाक बना दिया, और उस ज़ाब्ता अखलाक से में अखलाक की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी उन्होंने, ना ज़ाब्ते की। उन्होंने कहा जी बस सब बंद, दुकान बंद, सिंपल एज दैट। उन्होंने कहा कि जी ना एक तो वालिदैन गारंटी देंगे कि बच्चे किसी लिसानी या सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होंगे, हल्फिया बयान देंगे जब भी बच्चा कोई नया बच्चा एडमिशन का, हर किस्म के तलबा फंक्शन बंद। ठीक है सर। उसके अलावा यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में जो बच्चे बच्चियां रह रहे हैं उनके दोस्तों का दाखिला बंद। ठीक है। उसके बाद जो है अगर कोई हल्की सी भी भिनक पड़ती है और तलबा की जानिब से जो अगर होता है ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, या नारे बंद, सब कुछ बंद। और यूनिवर्सिटी में सियासी, मजहबी, समाजी किसी तरह की शख्सियत नहीं आ सकती। मतलब अब तो आप 4 लोग वैसे ही बैठे होंगे तो मतलब दफ़ा 144 ही हो गई ना सर, ये कि आप बैठ ही नहीं सकते। यार ये सब इक़दाम पंजाब यूनिवर्सिटी इसलिए कर रही है ताकि अमन व अमान रहे कैंपस में। हाँ सर, ये वैसे उनकी, लेकिन इकबाल का एक शेर है, मेरा ख्याल है वाइस चांसलर को चाहिए कि अपनी कुर्सी के पीछे लगवा लें। गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल ये होना चाहिए। अच्छा, ये इनके ख्याल में ये सलूशन है। मसलन एक मरीज है, उसको गोली मार दो। यही है, ताकि ना मर्ज रहेगा ना। ठीक है। तलबा यूनियन जनरल ज़ियाउल हक ने जो तोहफा दिया कि तलबा यूनियन पे पाबंदी, उससे पहले डायलॉग होता था, डिबेट होती थी, मार कुटाई भी होती थी, लेकिन सियासी, समाजी और इल्मी तरबियत के लिए फंक्शंस होते थे और डिस्कशंस होती थी, एक पूरा डायलॉग का माहौल, मुशायरे, स्पीचेस, आपस में लोगों के जब ये हटा दिया गया तो फिर सीना और गन रह गई। बिल्कुल, गोली रह गई, दलील जो है वो निकल गई, और उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। तो अब इन्होंने ये अच्छा किया है कि बजाय इसके, पख्तून कल्चरल डे था, बजाय इसके कि वो जो रीजंस होती हैं कि साहब टॉलरेंस, बिल्कुल उसको फ़रोग देने के लिए आप कुछ इक़दामात करें, काउंसलिंग करें, और उनसे ये हलफ लें कि भैया हर एक को अपना कल्चर की आज़ादी होगी, हर एक को जो है सोचने की और गुफ्तगू की आज़ादी होगी। अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके साथ बुरा नहीं होगा। अगर ये ज़ाब्ता अखलाक होता तो ज़्यादा बेहतर। और वाइस चांसलर साहब, आप बड़े हैं, पैटर्न हैं, वहाँ जाकर के आप इन सब के जो हेड्स हैं उनको बुलाते, उनको समझाते कि जनाब ये जो है यहाँ पर आप आपस में जो मर्जी मुबाहिसा करें उसको ना करें, हम तशद्दुद को, और जो भी तकरीबात होंगी ये कर देते, जो भी तकरीबात होंगी, जो भी मजहबी सियासी शख्सियत, इसलिए कि वो रोल मॉडल्स होते हैं ना, वो जब आते हैं कि साहब हमारी सुपरविजन में आएंगी, हमसे मंजूरी लें कि आप किसको बुलाना चाह रहे हैं ताकि उसका इंतज़ाम कर सकें। ये कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसा है यार। मैं कहूँ जी डॉक्टर साहब मैनू बुखार है,
तो आप कह दें जी जहर खा लें। हाँ बिल्कुल, और नीला थोता लें आप और ट्राई करें, बेहतरीन है साहब। हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे यही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि हमारे पास जो सोच में कोई भी पुख्तगी नहीं आती कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं उसमें इतनी सोच का गला घोट दिया गया है। जैसे पहले ही प्रोग्राम में बच्ची बात कर रही थी कि आर्ट्स हो गया या दूसरी चीज़ हो गई, जहन खुलते हैं उससे, लेकिन मतलब बाहर से चूंकि मुताफन हवा आ रही है, लिहाजा हवा ही बंद कर दो। प्रोग्राम भी बंद कर दें सर। कर दिया जी, कर दें प्रोग्राम बंद।